नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार की तह तक जाने वाले हैं। भारत की राजनीति आज भले ही बहुत आधुनिक लगती हो, लेकिन हमारे श्रोता द्वारा भेजे गए स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें वेद, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में बहुत गहरी हैं। हाँ, और ये सिर्फ आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं। इन ग्रंथों में, खासकर महाभारत के शांति पर्व में, शासन, कानून और नैतिकता पर इतनी गहरी बातें हैं जो आज भी हैरान कर देती हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका मिशन सिर्फ कुछ शब्दों को समझना नहीं है। हम इन स्रोतों की मदद से एक तरह से एक पूरे प्राचीन भारतीय राज्य की परिकल्पना को उसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शुरू से। हाँ, बिल्कुल शुरुआत से हम उसकी नींव रखेंगे, उसके शासक की रूपरेखा तय करेंगे, उसके लिए नियम कानून बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उस व्यवस्था को अराजकता से बचाने के लिए क्या जरूरी था। ये एक शानदार तरीका है इसे देखने का। तो इस राज्य को बनाने की हमारी यात्रा में हम 6 प्रमुख अवधारणाओं से गुजरेंगे। सबसे पहले नींव यानी धर्म, फिर शासक की भूमिका यानी राजधर्म, उसके बाद शासन का नैतिक संविधान यानी नीति शास्त्र, फिर कानून और व्यवस्था यानी दंड नीति, और वो अराजकता जिससे ये हमें बचाता है यानी मत्स्य न्याय। और अंत में हम एक बिल्कुल अलग मॉडल को भी देखेंगे, गण संघ। चलिए, तो इस वैचारिक राज्य का निर्माण शुरू करते हैं। किसी भी समाज या राज्य की सबसे पहली जरूरत होती है एक नैतिक नींव की। तो ये धर्म आखिर है क्या? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसे सीधे सीधे रिलीजन से जोड़ देते हैं, पर स्रोत बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करना या संभालना। तो धर्म वो सिद्धांत है जो समाज को, व्यक्ति को और मतलब पूरे ब्रह्मांड को एक साथ धारण करता है, उसे बिखरने से बचाता है। अच्छा। जबकि रिलीजन का लैटिन मूल रीलिगर है, जिसका अर्थ है वापस बांधना, जो आम तौर पर इंसान और ईश्वर के रिश्ते तक ही सीमित है। धर्म का कैनवस बहुत बड़ा है। तो ये कोई पूजा पाठ की विधि नहीं, बल्कि एक तरह का नैतिक और सामाजिक गोंद है। स्रोत में इसके 10 लक्षणों का जिक्र है: धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम वगैरह। अब ये पूरी लिस्ट याद रखना तो किसी के लिए भी मुश्किल है। क्या हम इसे किसी और तरह से समझ सकते हैं? इसका सार क्या है? बिल्कुल, इसे एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय एक आदर्श नागरिक और एक अच्छे इंसान का पूरा कैरेक्टर स्केच समझिए। कैरेक्टर स्केच। हाँ, स्रोत में दिए गए ये लक्षण 2 हिस्सों में बटे हैं। एक है व्यक्तिगत अनुशासन, जैसे धैर्य रखना यानी धृति, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना यानी दम। और दूसरा हिस्सा है सामाजिक नैतिकता, जैसे चोरी ना करना मतलब अस्तेय, सच बोलना सत्यम, गुस्सा ना करना अक्रोध। तो ये एक व्यक्ति को अंदर से और बाहर से दोनों तरह से बेहतर बनाने का एक पूरा पैकेज था। ये दिलचस्प है। तो धर्म का असली मकसद सिर्फ किसी व्यक्ति का मोक्ष नहीं, बल्कि एक स्थिर और नैतिक समाज बनाना था। तभी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे विचार इसी नींव से निकलते हैं। एकदम सही। और ये विचार सिर्फ प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे। गांधी जी ने जब कहा कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, तो उनका मतलब किसी विशेष पंथ से नहीं था। हाँ, उनका मतलब इसी सार्वभौमिक नैतिकता से था। बिल्कुल, सत्य और अहिंसा से था। या जब स्वामी विवेकानंद ने कहा जीव ही शिव है, तो वो भी यही कह रहे थे कि हर इंसान की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यही धर्म का व्यवहारिक रूप है। ठीक है, तो हमारे राज्य की नैतिक नींव धर्म के रूप में तैयार है। अब इस पर शासन करने के लिए हमें एक शासक चाहिए। तो ये सामान्य धर्म जब किसी राजा या शासक पर लागू होता है तो क्या वो बदल जाता है? हाँ, तब वो और भी ज्यादा विशिष्ट और जिम्मेदार हो जाता है। और यहीं से राजधर्म की अवधारणा आती है, यानी राजा का धर्म, उसका परम कर्तव्य। और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रजा का कल्याण। राजा की निजी इच्छाएं, उसका सुख, उसका परिवार, सब कुछ प्रजा के कल्याण के बाद आता है। मुझे लगता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पर एक बहुत सीधी और शक्तिशाली बात कही गई है। हाँ, और वो आज भी किसी भी लीडर के लिए एक सबक है, श्लोक है। प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम नात्मप्रियम हितम राज्यः प्रजानां तु प्रियम हितम। बिल्कुल, मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए अपना कुछ भी प्रिय या हितकारी नहीं होता,
जो कुछ प्रजा को प्रिय है वही उसका हित है। ये तो एक बहुत ऊंचा आदर्श है। मतलब राजा एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है, एक ट्रस्टी है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो उपदेश दिए उसमें राजा के 36 गुणों की बात की गई है। ये एक तरह से शासक के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा लगता है। आप इसे एक बहुत ही सख्त जॉब डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। भीष्म की कुछ सलाहें तो आज के जमाने के गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों जैसी लगती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि राजा साहसी हो पर क्रूर नहीं, वो देशद्रोहियों को संरक्षण न दे, बिना पूरी जांच के किसी को सजा न दे और विद्वानों का हमेशा सम्मान करे। ये एक तरह से सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए चेक्स एंड बैलेंसेस थे। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात है कि राजा में ईश्वर का अंश, नारायणांश, नराधिपा होता है। आज के जमाने में ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे ये राजा को असीमित शक्ति देने की बात हो। क्या इसका मतलब ये था कि राजा कुछ भी कर सकता है? नहीं, बल्कि इसका असर ठीक उल्टा था। ये विचार राजा को असीमित अधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी विशाल जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए था। अच्छा। अगर आप में ईश्वर का अंश है तो आपका काम भी ईश्वरीय होना चाहिए, यानी निस्वार्थ भाव से प्रजा का कल्याण। यह एक बोझ था, कोई प्रिविलेज नहीं। अगर राजा राजधर्म से भटकता तो उसे हटाने का भी विधान था। तो हमारे पास नैतिक नींव धर्म है और एक जिम्मेदार शासक राजधर्म का पालन कर रहा है। लेकिन ये सब विचार आए कहां से? क्या इनके पीछे कोई दर्शन, कोई रूल बुक या नैतिक संविधान भी था? हाँ, बिल्कुल था। और वही हमें हमारे तीसरे पड़ाव नीति शास्त्र पर लाता है। नीति शास्त्र दर्शन की वो शाखा है जो नैतिकता यानी एथिक्स से जुड़ी है। यह सही और गलत, अच्छे और बुरे के सिद्धांतों की पड़ताल करती है। यहाँ स्रोत नैतिकता और नीति में एक बहुत हल्का सा फर्क बताते हैं। क्या आप उसे थोड़ा और साफ कर सकती हैं? जरूर। स्रोत के मुताबिक नैतिकता अक्सर व्यक्तिगत विश्वासों से जुड़ी होती है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जबकि नीति का संबंध सामाजिक आचरण और मानकों से होता है, एक समाज के तौर पर हमारे लिए क्या सही है। और भारतीय नीति शास्त्र की दो बातें इसे बहुत खास बनाती हैं। पहली, यह सिर्फ किताबी ज्ञान या बौद्धिक बहस नहीं है, इसका असली मकसद इसे जीवन में उतारना है। मतलब प्रैक्टिकल है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है इसका दायरा। ये सिर्फ इंसानों के आपसी व्यवहार तक सीमित नहीं है। ये सही बात है। ये सभी प्राणियों, यहाँ तक कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी करुणा और सम्मान की बात करता है। इसीलिए प्राचीन भारतीय और यूनानी विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु राजनीति और नैतिकता को दो अलग अलग चीजें नहीं मानते थे। उनके लिए राजनीति एक नैतिक गतिविधि थी। स्रोत में एक बहुत दमदार पंक्ति है, जो वस्तु नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकती। बिल्कुल, लेकिन इतिहास गवाह है कि राजनीति में हमेशा इस सिद्धांत का पालन नहीं होता। बाद में मैकियावेली जैसे विचारकों ने तो साफ कहा कि राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। कि शासक का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना और इसे बनाए रखना होना चाहिए। हाँ, चाहे उसके लिए कोई भी साधन अपनाना पड़े। ये बहस तो आज भी जारी है। बिल्कुल। और गांधी जी जैसे आधुनिक विचारक मैकियावेली के ठीक विपरीत खड़े थे। वो राजनीति को नैतिकता की पटरी पर वापस लाना चाहते थे। तो ये संघर्ष हमेशा से रहा है। क्या राजनीति सत्ता का खेल है या सेवा का माध्यम? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये हमें एक स्वाभाविक अगले प्रश्न पर ले जाता है। ये सब बहुत आदर्शवादी लगता है, एक नैतिक समाज, एक सदाचारी राजा। लेकिन क्या होता है जब लोग नियमों को नहीं मानते? जब ये पूरी आदर्श व्यवस्था चरमरा जाती है तो कौन सी स्थिति पैदा होती है? तब जो स्थिति पैदा होती है उसके लिए हमारे प्राचीन विचारकों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावना रूपक था, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय यानी मछली का कानून। ये सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। समुद्र में बड़ी मछली बिना किसी नियम के छोटी मछली को खा जाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है पूरी तरह से अराजकता, जंगल राज, जहां ताकतवर कमजोर को कुचल देता है। ये किसी ज़ॉम्बी फिल्म के सीन जैसा है जहां समाज का ढांचा पूरी तरह टूट चुका है। एकदम सटीक उपमा है। और हमारे विचारक मानते थे कि राज्य का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम समाज को इसी मत्स्य न्याय से बचाना है। और राज्य ये काम जिस औजार से करता है उसे दंड नीति कहते हैं, यानी कानून व्यवस्था और दंड देने की शक्ति।
दंग का डर ही समाज को अराजकता में डूबने से रोकता है। स्रोतों में राज्य की उत्पत्ति की कहानी भी इसी से जुड़ी है कि शुरुआत में मत्स्य न्याय का ही राज था। इससे तंग आकर लोगों ने एक तरह का सामाजिक समझौता किया। उन्होंने मनु को अपना राजा चुना और वादा किया कि वे अपनी उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देंगे और बदले में राजा उनकी जान माल की रक्षा करेगा। हाँ, ये तो हजारों साल पहले की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लगती है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ दंड का मतलब सिर्फ सजा देना या बदला लेना नहीं था। दंड नीति के उद्देश्य बहुत व्यापक थे। पहला, अपराध को रोकना, दूसरा, अपराधी को सुधारना, और तीसरा, समाज में एक ऐसा नैतिक माहौल बनाना जहाँ लोग गलत काम करने से डरें। दंड का लक्ष्य अपराधी को खत्म करना नहीं, बल्कि अपराध को खत्म करना था। तो दंड देने के भी कुछ नियम होंगे? ऐसा तो नहीं कि राजा किसी को भी कोई भी सजा दे दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके सिद्धांत बहुत स्पष्ट थे। दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए, न कम न ज्यादा। ये मानवीय होना चाहिए, क्रूर नहीं। और निष्पक्ष भी। हाँ, ये निष्पक्ष होना चाहिए, यानी राजा और रंक के लिए एक समान। और इसका अंतिम लक्ष्य अपराधी की अंतरात्मा को जगाना होना चाहिए ताकि वो सुधर सके। तो दंड नीति सिर्फ एक तलवार नहीं, बल्कि समाज को संभालने वाली एक ढाल भी थी। ठीक है, तो अब तक हमने जो राज्य बनाया है वो एक राजतंत्र है, एक राजा है, उसका राजधर्म है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड नीति है। लेकिन क्या प्राचीन भारत में शासन का सिर्फ यही एक मॉडल था? स्रोत एक और व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं जो आज के लिहाज से बहुत आधुनिक बल्कि चौंकाने वाली लगती है। हाँ, और ये प्राचीन भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये है गण संघ की व्यवस्था। जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में वंशानुगत राजाओं का शासन था, भारत के कुछ हिस्सों में गणराज्य फल फूल रहे थे। गण मतलब समूह और संघ मतलब संगठन। तो गणसंघ का मतलब हुआ लोगों के समूह द्वारा चलाया जाने वाला शासन। ये तो राजतंत्र की पूरी अवधारणा को ही चुनौती देता है। बिल्कुल। वज्जी, शाक्य, लिच्छवी जैसे कई प्रसिद्ध गणसंघ थे, और इनमें भी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का जिक्र खास तौर पर होता है, जिसे अक्सर दुनिया का पहला गणतंत्र भी कहा जाता है। अरे वाह! ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि प्राचीन भारत में सिर्फ सम्राट और महाराजा ही हुआ करते थे। रुकिए, तो इनकी शासन प्रणाली काम कैसे करती थी? क्या वाकई में वहां चुनाव होते थे, बहस होती थी? ये सब सुनने में बहुत आधुनिक लगता है। ये था भी। स्रोत बताते हैं कि शासन का केंद्र एक सभा होती थी जो संथागार नाम के एक हॉल में लगती थी। राज्य के सभी बड़े फैसले यहीं लिए जाते थे। अच्छा। सभा का एक प्रमुख होता था जिसे राजा कहा जाता था, लेकिन वो वंशानुगत नहीं था। उसे एक निश्चित समय के लिए चुना जाता था। अविश्वसनीय है। मतलब टर्म लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भी था? और फैसले कैसे लिए जाते थे? सभा में कोई भी सदस्य प्रस्ताव रख सकता था, उस पर खुल के बहस होती थी, और अगर आम सहमति नहीं बनती तो मतदान होता था। मतदान भी होता था? हाँ, यहाँ तक कि वोटों को गुप्त रखने के लिए अलग अलग रंगों की शलाकाओं यानी लकड़ी की तीलियों का इस्तेमाल होता था। ये एक बहुत ही विकसित लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। तो फिर मेरा सवाल यह है कि अगर ये व्यवस्था इतनी उन्नत थी तो ये इतिहास में इतनी प्रमुखता से क्यों नहीं दिखती? ये गणराज्य खत्म कैसे हो गए? इनका पतन क्यों हुआ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। सबसे बड़ा कारण था आपसी फूट। महात्मा बुद्ध ने खुद वज्जी संघ को चेतावनी दी थी कि जब तक वे एकजुट होकर बैठ के करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिस दिन उनमें फूट पड़ गई, उनका विनाश निश्चित है। यानी डिवाइड एंड रूल की नीति का खतरा तब भी था। हाँ, दूसरा कारण था इन गणराज्यों के भीतर ही एक तरह के सामंतवाद का उदय, जिससे शक्ति कुछ अमीर और शक्तिशाली परिवारों के हाथ में सिमटने लगी। और तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कारण था मगध जैसे विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्यों का विस्तार। अच्छा, तो बड़े साम्राज्यों ने उन्हें निगल लिया। बिल्कुल। इन ताकतवर राजतंत्रों ने अपनी सैन्य शक्ति और चाणक्य जैसी कूटनीति के बल पर धीरे धीरे इन छोटे गणराज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत को राजनीतिक एकता तो मिली, लेकिन इस प्रक्रिया में शासन का ये वैकल्पिक मॉडल कहीं खो गया। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक प्राचीन भारतीय राज्य की पूरी संरचना को परत दर परत समझा। हमने उसकी नैतिक नींव धर्म से शुरुआत की, फिर राजधर्म के जरिए शासक के कर्तव्यों को देखा, नीति शास्त्र में उसका सैद्धांतिक ढांचा समझा, और हमने ये भी देखा कि कैसे मत्स्य न्याय की अराजकता को रोकने के लिए दंड नीति की जरूरत पड़ी। और अंत में गण संघ ने हमें दिखाया कि राजतंत्र के अलावा भी
एक लोकतांत्रिक विकल्प मौजूद था जी। जो समय की धारा में भले ही खो गया, लेकिन अपने आप में एक बहुत प्रगतिशील विचार था। ये सब वाकई बहुत ज्ञानवर्धक था। अब हम अपने श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। स्रोत हमें बताते हैं कि दंड नीति यानी राज्य की शक्ति समाज को मत्स्य न्याय यानी जंगल के कानून से बचाती है। आज के समय में जब राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर दुनिया भर में लगातार बहस होती है, तो इन प्राचीन अवधारणाओं के आईने में हमें क्या सोचना चाहिए? हाँ, सवाल ये है कि दंड और धर्म के बीच सही रिश्ता क्या होना चाहिए। एक समाज को अराजकता से बचाने के लिए राज्य को कितनी शक्ति की जरूरत है, और वो कौन सा बिंदु है जहां राज्य की यही शक्ति धर्म यानी सार्वभौमिक नैतिकता और न्याय की सीमाओं का उल्लंघन करने लगती है। इस पर जरूर सोचिएगा।